सन 1938 का अक्टूबर महीना था। कोलकाता में शरद ऋतु की पहली ठंडक उतर आई थी। हवा में एक हल्की सी नमी थी जो सुबह के समय कोट का कॉलर ऊपर उठाने पर मजबूर कर देती थी। मैं अजीत बंदोपाध्याय उस सुबह अपने कमरे में बैठकर एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलम और कागज के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था। शब्द दिमाग में आते और गायब हो जाते। मैंने कागज को मोड़कर एक तरफ रख दिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सड़क पर जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी। रिक्शे वाले अपने यात्रियों को खींच रहे थे, सब्जी वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे, स्कूल जाते बच्चे झुंड में हंसते हुए गुजर रहे थे। यह सब देखकर मन में एक उदासी सी आ गई। पिछले 3 हफ्तों से कोई काम नहीं था। वमकेश भी इन दिनों बहुत शांत थे। वह या तो किताबें पढ़ते रहते या छत पर टहलते रहते। उनकी वह आंखों की चमक जो किसी उलझे हुए मामले को देखकर जलती थी, काफी दिनों से गायब थी। तभी नीचे से पुन्नू की आवाज आई, अजीत बाबू, नीचे कोई साहब आए हैं, कहते हैं कि वमकेश बाबू से मिलना है। मैंने कागज और कलम रख दी, उठकर नीचे की तरफ बढ़ा। बैठक में एक युवक बैठा था। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। सांवला रंग, दुबला पतला शरीर और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। उसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था जो साफ था लेकिन सस्ता था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसे वह बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल रहा था। उसकी आंखों में डर था, यह पहली नजर में ही समझ आ गया। नमस्कार, मैंने उससे कहा। मैं अजीत बंदोपाध्याय हूं। आप किनसे मिलना चाहते हैं? वह उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जी, मैं रामकिशोर घोष हूं। मुझे वमकेश बाबू से मिलना है। बहुत जरूरी काम है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। मैं ऊपर गया। वमकेश अपने कमरे में एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। मैंने दरवाजा खटखटाया। नीचे एक रामकिशोर घोष आए हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। वमकेश ने किताब बंद की। उनकी आंखों में वह चमक लौट आई जो कई दिनों से गायब थी। क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं बताया, बस बहुत घबराए हुए हैं। वमकेश तुरंत उठ गए, कुर्ता ठीक करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे था। बैठक में रामकिशोर घोष अभी भी खड़े थे। वमकेश को देखकर उन्होंने हाथ जोड़े। वमकेश बाबू, आपसे मिलकर बहुत राहत मिली। मुझे बहुत जरूरी काम है। वमकेश ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद उनके सामने बैठ गए। बताइए, शुरू से बताइए, क्या समस्या है? रामकिशोर ने एक लंबी सांस ली। वमकेश बाबू, मैं श्याम बाजार की एक हवेली में किराएदार बनने वाला हूं। हवेली का नाम है दास हवेली। उसके मालिक हैं हरिभजन दास। वह हवेली में ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, नीचे का हिस्सा किराए पर देते हैं। रामकिशोर रुक गए। उनके हाथ फिर से कांपने लगे। आगे बताइए, वमकेश ने शांत स्वर में कहा। वमकेश बाबू, पिछले 30 सालों में उस हवेली में 9 किराएदार आए। 9 के 9 मर गए। कोई हादसे में, कोई बीमारी में, कोई अचानक दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन सब मरे उसी हवेली में। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और आप 10वें किराएदार बनने वाले हैं, मैंने कहा। हाँ, रामकिशोर की आवाज कांप गई। मैंने पहले से किराया तय कर लिया है। कल से रहने जाना है। लेकिन कल ही मुझे पड़ोस के एक दुकानदार ने बताया कि वहां पहले कितने लोग मरे हैं। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठकर सीधे आपके पास आ गया। वमकेश ने कुछ देर चुप रहकर सोचा। आपने खुद हवेली देखी है? हाँ, 3 बार गया। हरिभजन बाबू से बात भी की। वह बहुत शांत और सीधे इंसान लगे। हवेली भी अच्छी है, किराया भी कम है, इसीलिए तो रहने का मन बनाया था। किराया कम क्यों है? वमकेश ने पूछा। रामकिशोर ने सोचा, ये तो मैंने पूछा नहीं, बस अच्छा लगा तो तय कर लिया। वमकेश खड़े हो गए। वह कमरे में टहलने लगे। ये उनकी आदत थी जब वह किसी बात पर गहराई से सोच रहे हों। रामकिशोर बाबू, आप कहाँ काम करते हैं? मैं एक व्यापारिक कंपनी में हिसाब किताब का काम करता हूं। पिछले महीने नौकरी बदली है, इसीलिए नया किराए का घर चाहिए था। परिवार है आपके साथ? नहीं, अकेला हूं। गांव में माँ बाप हैं। वमकेश रुक गए। उन्होंने रामकिशोर को सीधे देखा। आप उस हवेली में मत जाइए। रामकिशोर की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन वमकेश बाबू, मैंने वादा किया है, अग्रिम किराया भी दे दिया है। वमकेश ने कहा। वह पैसा जाए, जान मत जाइए। मैं आश्चर्य से वमकेश को देख रहा था। इतनी जल्दी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे। रामकिशोर उठ खड़े हुए। वमकेश बाबू, क्या आप खुद जांच कर सकते हैं? अगर वहां सच में कुछ गलत है तो पता लगाइए।
मैं आपकी फीस दे सकता हूं, ज्यादा नहीं है लेकिन जो है वह दे दूंगा। वमकेश ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं खुद उस हवेली में किराएदार बनकर जाऊंगा, आपकी जगह। हरिभजन दास को बताएं कि आपका दोस्त वहां रहेगा जो किराया भर देगा। रामकिशोर की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन यह तो खतरनाक है। आप खुद? यही तो मेरा काम है, वमकेश ने शांत स्वर में कहा। मैं जानता था कि वमकेश को रोकना असंभव था। एक बार जब उनका दिमाग किसी रहस्य की तरफ मुड़ जाता था, तो कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता था। अगले 2 घंटे में सारी बात तय हो गई। रामकिशोर ने हरिभजन दास को बताया कि उनका मित्र अनिल कुमार मजूमदार वहां रहेगा। यही वमकेश का नकली नाम था उस मामले के लिए। मैं भी उनके साथ जाने वाला था। हम दोनों साथ रहेंगे, यह तय हुआ। अगले दिन की सुबह हम दास हवेली के सामने खड़े थे। वह हवेली देखकर पहली बार में ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। श्याम बाजार की एक संकरी गली में वह हवेली खड़ी थी। 3 मंजिली इमारत। दीवारों पर समय की मार दिखती थी। जगह जगह से रंग उखड़ा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था और उस पर पुरानी लोहे की कड़ियां लगी थीं। दरवाजे के ऊपर एक पुराना लकड़ी का तख्ता था, जिस पर लिखा था, दास हवेली, सन 1888। 50 साल पुरानी हवेली है, वमकेश ने धीमे से कहा। मैंने ऊपर देखा। पहली मंजिल की खिड़कियां बंद थीं। दूसरी मंजिल की एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था। तीसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवारें काली पड़ी हुई थीं, जैसे कभी आग लगी हो। हम दरवाजे के पास गए। वमकेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। कौन है? हम नए किराएदार हैं, रामकिशोर बाबू के दोस्त। दरवाजा खुला। सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा था वह कम से कम 70 साल का था। बहुत दुबला पतला, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी, आंखों पर मोटे चश्मे। उसने सफेद धोती और पुरानी बंडी पहनी हुई थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से तेज थीं, जैसे उन आंखों के पीछे कुछ चल रहा हो। यह हरिभजन दास थे। आइए, उन्होंने कहा। आवाज धीमी और गहरी थी। हम अंदर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बाहर से भी ज्यादा पुराना और उदास था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। कुछ तस्वीरें थीं, जिनमें लोग बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे। फर्श पर पुरानी टाइलें थीं, जिनमें से कुछ टूटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी और पुरानी लकड़ी और कुछ और, जिसे मैं पहचान नहीं पाया। बैठक में हमें बैठाया गया। बैठक बड़ी थी लेकिन सामान कम था। एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और दीवार के पास एक बड़ी अलमारी। हरिभजन दास हमारे सामने बैठ गए। रामकिशोर बाबू ने कहा था कि आप दोनों साथ रहेंगे। हाँ, वमकेश ने कहा। मेरा नाम अनिल मजूमदार है। यह मेरे मित्र सुरेंद्र चक्रवर्ती हैं। हम दोनों साथ काम करते हैं, एक ही कंपनी में। मैंने सिर हिलाया। वमकेश ने मुझे सुरेंद्र चक्रवर्ती कहा था। मुझे आज अजीत नहीं बल्कि सुरेंद्र बनना था। हरिभजन दास ने हमें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी जांच थी, जैसे वह हमारे अंदर तक देख रहे हों। ठीक है, किराया हर महीने 1 तारीख को। हाँ, वह तो होगा, वमकेश ने कहा। लेकिन एक बात पूछूं? पूछिए। हम कौन से कमरे में रहेंगे? नीचे 3 कमरे हैं, वह दिखा देता हूं। हरिभजन दास उठे और हमें ले गए। नीचे का हिस्सा हम देखने लगे। 3 बड़े कमरे थे। एक छोटी रसोई थी, एक संडास था। दरवाजे पर जंग लगे खड़े थे। खिड़कियां थीं, लेकिन उनमें से कुछ के कांच टूटे हुए थे। वमकेश ने हर कमरे को बहुत ध्यान से देखा। मैं उनके पीछे था। वह दीवारों को छू रहे थे, फर्श को देख रहे थे। एक जगह झुककर फर्श की टाइलों को बहुत ध्यान से देखा। हरिभजन दास चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे। तभी एक आवाज आई, बाबूजी, खाना तैयार है। हम मुड़े। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल की रही होगी। सफेद साड़ी पहने हुई थी। चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन रंग रूप अच्छा था। उसकी आंखें हमें देखकर चौंक गईं, फिर नीचे झुक गईं। यह माधुरी देवी हैं, हरिभजन दास ने परिचय कराया। मेरे बेटे की पत्नी। बेटा 5 साल पहले गुजर गया। यह यहीं रहती हैं। माधुरी देवी ने एक बार हमें देखा और फिर चली गईं। उनके जाने के बाद हरिभजन दास ने कहा, माधुरी अच्छी बहू है, बस थोड़ी कम बोलती है। वमकेश ने सिर हिलाया। और नौकर? एक है, नंदलाल। 50 साल से यहां है, बहुत वफादार है। 50 साल? मेरे मुंह से निकला। हाँ, हरिभजन दास ने कहा। जब से यह हवेली बनी है तब से। उसके पिता भी यहां नौकर थे। पुराना परिवार है। हम वापस बैठक में आए। बातें खत्म हुई।
हम कमरे में अपना सामान रखने गए। रात को जब हम अकेले हुए तो वमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, आज की रात बहुत ध्यान से सुनना, हर आवाज पर। कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत जगाना। तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछा। वमकेश ने एक सिगरेट जलाई। अभी कुछ नहीं लगता, लेकिन फर्श पर कुछ निशान थे उस बड़े कमरे में, जैसे किसी भारी चीज को बार बार सरकाया गया हो। और वह गंध जो हवेली में आते ही आई, वह सामान्य नमी की गंध नहीं थी। कौन सी गंध? सल्फर जैसी, बहुत हल्की, लेकिन थी। और एक बात। क्या? हरिभजन दास की आंखें। उन्होंने हमें बहुत ध्यान से देखा, जैसे हम पर भरोसा नहीं किया जा रहा हो। या फिर? वमकेश रुक गए। या फिर क्या? जैसे वह डरे हुए हों। हमसे नहीं, किसी और चीज से। मैंने उस रात बहुत मुश्किल से नींद आई। हर आवाज पर कान खड़े हो जाते थे। लेकिन रात शांत गुजरी। कोई आवाज नहीं आई, कोई अजीब बात नहीं हुई। अगली सुबह हम जल्दी उठे। वमकेश ने कहा, आज हरिभजन दास से बात करूंगा। उनसे हवेली का इतिहास जानना है, और माधुरी देवी से भी। नाश्ते पर हम ऊपरी मंजिल पर गए। हरिभजन दास अकेले बैठे चाय पी रहे थे। माधुरी देवी रसोई में थी। वमकेश ने हरिभजन दास के पास बैठकर बात शुरू की। हरिभजन बाबू, यह हवेली बहुत पुरानी है। कब बनी थी? सन 1888 में, हरिभजन दास ने कहा। मेरे पिताजी ने बनवाई थी। वह कपड़े के बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसा था उनके पास। और अब? हरिभजन दास ने एक लंबी सांस ली। अब बस ये हवेली है। व्यापार गया, पैसा गया, बस ये मकान है। वमकेश ने शांत स्वर में पूछा, पिछले कुछ सालों में आपके यहाँ किराएदार रहे थे, उनके बारे में बताइए। हरिभजन दास का चेहरा अचानक कठोर हो गया। किसने बताया आपको? ये तो आसपास सब जानते हैं, वमकेश ने शांति से कहा। हम भी जानते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। हरिभजन दास कुछ देर चुप रहे। हाँ, कुछ लोग रहे, कुछ की मृत्यु हुई, लेकिन यह हवेली की वजह से नहीं था, संयोग था। 9 लोग? वमकेश ने पूछा। 9 लोगों का मरना संयोग है? हरिभजन दास की आंखों में कुछ कांप गया। मुझे नहीं पता आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वमकेश ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने विषय बदल दिया। हवेली बहुत अच्छी है। तीसरी मंजिल पर वह काला कमरा दिखा। उसमें आग लगी थी कभी? हरिभजन दास की उंगलियां कांप गईं। पुरानी बात है, बहुत साल पहले। कब? 20 साल पहले। एक किराएदार था, रात को दिया जलाकर सो गया, आग लग गई। सुबह हम लोग गए तो वह मरा हुआ मिला। तब से वह कमरा बंद है। वमकेश ने सिर हिलाया। उस कमरे की चाबी है आपके पास? हरिभजन दास ने एक पल के लिए रुककर कहा, है, लेकिन वहां कुछ नहीं है देखने को। कभी दिखाएंगे? हरिभजन दास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय की चुस्की ली। उस दिन दोपहर को हम घर पर थे। वमकेश पिछले सभी किराएदारों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रामकिशोर घोष को बुलाया था। रामकिशोर आए, उनके चेहरे पर चिंता थी। वमकेश बाबू, आप ठीक हैं? वहां कुछ हुआ तो नहीं? अभी नहीं, वमकेश ने कहा, लेकिन मुझे पिछले किराएदारों के बारे में जानकारी चाहिए, जो भी मिल सके। रामकिशोर ने बताया कि उन्होंने पड़ोस के दुकानदार से थोड़ी बातें सुनी थीं। पहले 3 किराएदारों के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है किसी को, वह बहुत पहले की बात है। चौथा किराएदार था एक बूढ़ा वकील, वह हवेली के उस काले कमरे में मरा था। 5वां था एक अफीम का व्यापारी, उसे किसी ने जहर दिया था। 6ठा एक युवक था, वह एक रात अचानक चिल्लाने लगा और सुबह तक मर गया। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा था। 7वां एक परिवार था, 3 लोग, सब एक साथ बीमार पड़े। 2 बच गए, एक नहीं बचा। 8वां एक बूढ़ी औरत थी, वह गिर गई सीढ़ियों से। 9वां था एक अंग्रेजी का शिक्षक, उसकी लाश एक सुबह रसोई में मिली। डॉक्टर ने कहा सोते में मर गया। वमकेश ने यह सब सुनकर अपनी डायरी में लिखा। सब में एक बात समान है, मैंने कहा। क्या? रामकिशोर ने पूछा। सब अकेले मरे, वमकेश ने कहा। कोई गवाह नहीं, सब रात को या सुबह सुबह। और हर बार डॉक्टर ने कहा स्वाभाविक मृत्यु। रामकिशोर कांप गए। इसका मतलब? इसका मतलब है कि या तो ये हवेली में कोई जहरीला पदार्थ है, या फिर, वमकेश ने रुककर कहा, या फिर कोई बहुत चालाक व्यक्ति है जो बहुत सफाई से काम करता है। रामकिशोर ने वमकेश को देखा। आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए, मैं रात को नींद नहीं आ रही है। वमकेश ने उन्हें आश्वासन दिया। शाम को मैंने देखा कि हवेली में एक और इंसान था जिससे हम अभी तक ठीक से नहीं मिले थे, नंदलाल। वह बूढ़ा नौकर था, बहुत बूढ़ा, उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, 60 या 70। चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं
कि उम्र छुप जाती थी। वह बहुत धीरे धीरे चलता था, झुककर। एक हाथ में लाठी लेकर। उसकी आंखें छोटी थीं और हमेशा नीचे की तरफ झुकी रहती थीं। वह कम बोलता था। जब बोलता था तो बहुत धीमे। नंदलाल बाहर बगीचे में बैठा था। पुराना टूटा हुआ बगीचा, सूखे पेड़ और उगी हुई घास। मैं उसके पास गया। नंदलाल बाबू, आप यहां कब से हैं? उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। जब से हवेली बनी तब से। मेरे पिताजी यहां काम करते थे, उनके बाद मैं। आपको यहां अच्छा लगता है? नंदलाल ने हल्के से मुस्कुराया। ये मेरा घर है। और पिछले किराएदार, उनके बारे में क्या सोचते हैं? नंदलाल की मुस्कान गायब हो गई। भाग्य, सबका भाग्य। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाठी ठोकता हुआ अंदर चला गया। रात को खाने पर हम ऊपर गए। हरिभजन दास, माधुरी देवी और हम दोनों एक साथ थे। माधुरी देवी बहुत कम बोलती थीं। वह खाना परोसती रहीं और बीच बीच में बहुत धीमे से जवाब देती थीं। वमकेश ने उनसे पूछा, माधुरी देवी, आप यहां कितने सालों से हैं? माधुरी देवी ने चुपचाप जवाब दिया, 10 साल से। और आपके पति? उनके चेहरे पर दर्द आया। 5 साल पहले गुजरे। क्या हुआ था उन्हें? माधुरी देवी ने खाने की थाली को देखा। बीमारी। अचानक बहुत बीमार हुए। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। वमकेश ने और कुछ नहीं पूछा। खाने के बाद जब हम नीचे आए तो वमकेश ने कहा, माधुरी देवी के पति की मौत भी अचानक हुई थी और वह इस हवेली में रहते थे। यह भी उन 9 में से एक हो सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल उठा, लेकिन हत्यारा कौन है? हरिभजन दास, माधुरी देवी, नंदलाल? वमकेश ने कहा, अभी बहुत जल्दी है, पहले और जानकारी चाहिए। दूसरी रात भी शांत गुजरी, लेकिन तीसरी रात कुछ हुआ। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक नींद खुल गई। एक आवाज आई थी, बहुत धीमी, जैसे कोई चीज को घसीट रहा हो। मैंने आंखें खोली। वमकेश की चारपाई खाली थी। मैं उठ गया। दरवाजा धीरे से खोला। बाहर गलियारे में अंधेरा था। एक कोने में वमकेश एक लालटेन लिए खड़े थे। वह उस बड़े कमरे के दरवाजे के पास थे। मैं धीरे से उनके पास गया। क्या हुआ? वमकेश ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। हमने सुना। कमरे के अंदर से एक धीमी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने कुछ सरकाया हो। 1 बार, 2 बार। वमकेश ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। हमने लालटेन ऊपर उठाई। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ था। एक जगह धूल में पैरों के निशान थे, ताजे, अभी अभी के। और वह निशान कहां से कहां जाते थे। दरवाजे से अंदर और फर्श के बीचों बीच जाकर रुक जाते थे। कोई कमरे के बीच में जाकर वापस आ गया। वमकेश ने धीमे से कहा। हम कमरे के बीच में पहुंचे। वमकेश नीचे झुके। उन्होंने फर्श की टाइलों को ध्यान से देखा। फिर उनकी आंखें चमक उठीं। यहां देखो अजीत। मैंने देखा। एक टाइल दूसरी टाइलों से थोड़ी अलग थी। बाकी टाइलें जमी हुई थीं, लेकिन यह एक टाइल, उसके किनारे पर एक बहुत बारीक रेखा थी, जैसे उसे बार बार उठाया जाता हो। एक गुप्त जगह है यहां, वमकेश ने कहा। लेकिन अभी खोलते नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। जो भी इसे खोलने आता है, उसे पता चलना चाहिए कि हमें पता नहीं है। यही हमारी सुरक्षा है। हम वापस अपने कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह वमकेश ने मुझसे कहा, आज पास के अस्पताल में जाना होगा। यहां के डॉक्टर से मिलना है, जिन्होंने पिछले सभी मौतों के प्रमाण पत्र दिए थे। मैं उनके साथ निकला। श्याम बाजार के पास एक छोटा सा दवाखाना था। उसके डॉक्टर थे डॉक्टर सुधीर बोस, लगभग 55 साल के। गोल मोटा चेहरा और एक बड़ी मूछें। वह मरीजों की फाइलें देख रहे थे। वमकेश ने उनसे मिलकर बात शुरू की। डॉक्टर साहब, दास हवेली के पुराने किराएदारों के बारे में आपसे कुछ पूछना था। डॉक्टर सुधीर बोस ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। क्यों? आप कौन हैं? हम वहां के नए किराएदार हैं और हमें जानना है कि पहले लोग क्यों मरे। डॉक्टर बोस ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर कहा, यह पुरानी बात है, मुझे ज्यादा याद नहीं। वमकेश ने शांत स्वर में कहा, आपने उनमें से कई के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए होंगे, पुरानी फाइलें होंगी। डॉक्टर बोस की आंखें कुछ सिकुड़ी। देखिए, यह सब स्वाभाविक मौतें थीं। दिल का दौरा, बुखार, हादसा। मैंने जो देखा वह लिखा। वमकेश ने पूछा, सभी मौतों में कोई एक बात समान थी? डॉक्टर बोस उठ खड़े हुए। आप मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, वमकेश ने शांत स्वर में कहा। बस जानना चाहता हूं। डॉक्टर बोस ने एक पल के लिए रुककर कहा, एक बात थी, कुछ मामलों में मुझे याद है कि 1-2 बार होंठ थोड़े नीले थे और त्वचा पर कुछ चकत्ते थे, लेकिन यह बुखार में भी हो सकता है। वमकेश ने कहा,
हाँ, और किसी जहर में भी? डॉक्टर बोस का चेहरा पीला पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूं। क्या यह किसी धीमे जहर के लक्षण हो सकते थे? डॉक्टर बोस बैठ गए। उनके हाथ मेज पर रख गए। देखिए, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हाँ, मुझे एक दो बार शक हुआ था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। और हरिभजन दास बहुत प्रभावशाली आदमी थे। उनके शहर में संबंध थे। मैंने सोचा कि बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने चुप रह गए। डॉक्टर बोस की आंखों में पछतावा था। हाँ, मुझे माफ करना, बमकेश ने कहा। आपको डॉक्टर प्रबोध नाग का पता है? वह विश्व विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। हाँ, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हैं। हम बाहर निकले। रास्ते में बमकेश ने कहा, होंठों का नीला पड़ना, त्वचा पर चकत्ते, ये किसी धीमे काम करने वाले जहर के लक्षण हैं, जो धीरे धीरे शरीर में जाए और दिखे नहीं। कौन सा जहर? अभी पक्का नहीं, लेकिन एक अनुमान है। बमकेश ने आगे नहीं बताया। हम वापस हवेली आए। दोपहर को मैंने देखा कि माधुरी देवी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं। मैं ऊपर गया। माधुरी देवी ने मुझे देखकर थोड़ा घबराया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माधुरी देवी, एक बात पूछूं? उन्होंने कपड़े फैलाते हुए कहा, पूछिए। आपके ससुर बहुत कम किराया लेते हैं इतनी बड़ी हवेली के लिए। इसका कोई कारण है? माधुरी देवी की हाथ रुक गए। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता या बताना नहीं चाहती? माधुरी देवी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में कुछ था, डर नहीं, कुछ और। मैं जानती हूं कि आप लोग साधारण किराएदार नहीं हैं, पर मैं कुछ नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं भी। वह रुक गई। तो भी क्या? मैंने धीरे से पूछा। माधुरी देवी ने कपड़ों को उठाया और बिना कुछ कहे नीचे चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। रात को मैंने यह सब वमकेश को बताया। वमकेश ने कहा, माधुरी देवी कुछ जानती हैं, डरी हुई हैं। शायद उन्हें धमकी दी गई है, या शायद उन्होंने खुद कुछ देखा है जो उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है। अगले दिन वमकेश ने हरिभजन दास से एक अजीब बात पूछी। हरिभजन बाबू, हवेली की पूरी जमीन आपकी है? हरिभजन दास ने एक पल के लिए रुककर कहा, हाँ, पूरी। और नीचे? जमीन के नीचे? हरिभजन दास का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। जमीन के नीचे से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है तहखाना, नींव, इमारत की बुनियाद। हरिभजन दास ने कहा, तहखाना है, लेकिन बहुत पहले से बंद है। वहां कुछ नहीं है। क्यों बंद है? हरिभजन दास ने आंखें झुका ली। खतरनाक है, पुरानी इमारत है, जर्जर है, किसी के जाने पर नुकसान हो सकता है। तहखाने का दरवाजा कहाँ है? बाहर, पिछवाड़े में। हम कभी देख सकते हैं? हरिभजन दास ने कहा, अभी नहीं, बाद में शायद। वमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। उसी शाम हम पिछवाड़े में गए। पिछवाड़े में एक पुरानी दीवार थी। उस पर काई जमी हुई थी। दीवार के पास घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। एक जगह पर जमीन से एक पुरानी लोहे की सलाखें बाहर निकली हुई थीं। वमकेश उस जगह के पास गए। उन्होंने घास हटाई। जमीन में एक पुराना लोहे का दरवाजा था। बहुत पुराना, वमकेश ने कहा, लेकिन इसके किनारे की मिट्टी ताजी है। मतलब यह दरवाजा हाल ही में खोला गया था। कब? कुछ दिन पहले। मिट्टी अभी ज्यादा सूखी नहीं है। तभी हमें आवाज आई, वहां क्या कर रहे हैं आप? हमने मुड़कर देखा। नंदलाल खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ था। वह अजीब शांति जो हमेशा उसकी आंखों में रहती थी, आज नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक और भाव था। वमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस घूम रहे थे। यहां तहखाना है क्या? नंदलाल ने कहा, हाँ, लेकिन वहां नहीं जाना, खतरनाक है। उसने यही बात कही जो हरिभजन दास ने कही थी। ठीक है, वमकेश ने कहा, और हम वापस अंदर आ गए। उस रात वमकेश ने कहा, नंदलाल हमारा पीछा कर रहा है। वह पिछवाड़े में हमें देखने आया था। वह जानना चाहता था कि हम तहखाने के पास क्यों गए। उसे क्यों परवाह है? वमकेश ने कहा, यही जानना है। उस रात एक और बात हुई। रात के करीब 3 बजे एक आवाज आई, इस बार बहुत साफ, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। वमकेश पहले से जाग रहे थे। हम दोनों दरवाजे के पास आए। बाहर झांका। गलियारे में नंदलाल था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था। उसमें कुछ था। वह नीचे जा रहा था। हम उसके पीछे लग गए। वह हमारे कमरे की तरफ आया। वमकेश ने मेरा हाथ पकड़ा। नंदलाल हमारे कमरे के दरवाजे के पास रुका। उसने दरवाजे की कड़ी को बहुत धीरे से उठाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वमकेश ने पहले से अंदर से कड़ी लगा दी थी। नंदलाल कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ा। हम जल्दी से एक दीवार के पास छुप गए।
नंदलाल ऊपर चला गया। वमकेश ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसके हाथ में जो बर्तन था उसमें कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था, शायद हमारे पीने के पानी में, लेकिन हमारा कमरा बंद था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो नंदलाल ने ही सबको जहर दिया? शायद, लेकिन अभी पक्का नहीं। अगले दिन की सुबह हम जल्दी उठे। वमकेश ने कहा, आज उस गुप्त टाइल को देखना होगा और तहखाने में भी जाना होगा, लेकिन जब नंदलाल और हरिभजन दास दोनों घर में ना हों, हम उस दिन का इंतजार करने लगे। दोपहर को हरिभजन दास एक काम से बाहर गए। नंदलाल उन्हें छोड़ने गया। वमकेश ने कहा, चलो जल्दी। हम उस बड़े कमरे में गए। वमकेश नीचे झुके। उन्होंने वह टाइल को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने उसके किनारे में एक पतला लोहे का टुकड़ा डाला और थोड़ा जोर लगाया। टाइल उठ गई। नीचे एक छोटी सी जगह थी। अंदर एक पुराना कपड़े का थैला था। वमकेश ने थैला उठाया, खोला। उसमें 3 चीजें थीं। एक पुरानी डायरी, कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी शीशी जिसमें कुछ सूखा हुआ पाउडर था। वमकेश ने शीशी को सूंघा। उनके चेहरे पर एक भाव आया। यह एरेनिकम है, आर्सेनिक। बहुत पुराना और बहुत प्रभावशाली जहर। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो धीरे धीरे मारता है। लक्षण दिल के दौरे जैसे होते हैं। होंठ नीले पड़ जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते। मेरे पेट में एक ठंडी लहर उठी। इसी से मारा गया सबको? लेकिन यह यहां छुपाया क्यों था? इसे तो पास रखना चाहिए था। वमकेश ने कहा, यह इमरजेंसी का स्टॉक है। जो असल में इस्तेमाल हो रहा है वह कहीं और है। ये यहां इसलिए छुपाया है कि अगर कभी पुलिस आए और ऊपर तलाशी ले तो यह न मिले। फिर उन्होंने डायरी उठाई। पुरानी डायरी थी। कागज पीले पड़ चुके थे। लिखावट अजीब थी, बंगाली में। वमकेश ने पढ़ना शुरू किया। मैं उनके पास खड़ा था। वमकेश के चेहरे का भाव बदलता रहा। पहले उत्सुकता, फिर आश्चर्य, फिर एक गहरी गंभीरता। अजीत, उन्होंने कहा, क्या है? यह डायरी नंदलाल की नहीं है। यह डायरी बहुत पुरानी है। इसमें जो लिखा है वह। वमकेश रुक गए। क्या? यह डायरी हरिभजन दास के पिता की है। इसमें एक बहुत पुराना राज लिखा है। क्या राज? इस हवेली के नीचे तहखाने में कुछ दबा हुआ है। बहुत पुराना, बहुत कीमती खजाना, वमकेश ने कहा। सोना और हीरे। हरिभजन दास के पिता ने अपने व्यापार के दिनों में जमा किया था। उसे तहखाने में दबा दिया था। किसी को नहीं बताया था, लेकिन नंदलाल के पिता को पता था, क्योंकि उन्होंने ही दबाने में मदद की थी। तो नंदलाल को भी पता है। हाँ, और नंदलाल उस खजाने को अपना समझता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे दबाने में मदद की थी। और हरिभजन दास ने उसके पिता को एक कागज दिया था जिसमें लिखा था कि खजाने का एक हिस्सा नंदलाल के परिवार का होगा। वमकेश ने कागजात निकाले, लेकिन बाद में हरिभजन दास के पिता ने वह वादा तोड़ दिया और वह कागज वापस ले लिया। तो नंदलाल के पास कोई कागज नहीं है। नहीं, लेकिन नंदलाल को पता है कि खजाना कहाँ है और वह उसे निकालना चाहता है। लेकिन किराएदारों को क्यों मारा? वमकेश ने डायरी बंद की। क्योंकि किराएदारों को तहखाने के पास जाने का मौका मिलता है। वह उस टाइल वाली जगह में भी जा सकते हैं, और अगर उन्हें खजाने का पता चल गया तो नंदलाल का खेल खत्म। लेकिन हरिभजन दास को पता है ना खजाने के बारे में? वमकेश ने कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हरिभजन दास को पता है? और अगर पता है तो वह खुद क्यों नहीं निकालते? हमने वह सब चीजें वापस रख दी जैसी थीं। टाइल बंद कर दी। अब तहखाना देखना होगा, वमकेश ने कहा। हम पिछवाड़े में गए। वमकेश ने जमीन का वह पुराना दरवाजा खोला। बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी और बासी हवा आई। हमने लालटेन जलाई और नीचे उतरे। तहखाना बहुत बड़ा था, पुरानी ईंटों से बना। छत नीची थी, दीवारें नमी से भीगी हुई थीं। हवा में एक अजीब गंध थी, ठंडी और सड़ी हुई। वमकेश ने लालटेन से हर कोने में रोशनी डाली। एक कोने में पुराने लकड़ी के संदूक रखे थे, टूटे हुए, खाली। एक तरफ पुराने बर्तन थे और एक जगह फर्श पर। वमकेश झुके। यहां हाल ही में खुदाई हुई है, उन्होंने कहा। मिट्टी उखड़ी हुई थी, लेकिन फिर दबाई गई थी। ताजी मिट्टी थी। कोई आया था यहां और उसने जमीन खोदी थी। खजाना निकाल लिया? वमकेश ने मिट्टी को हाथ से हटाया। थोड़ी सी खुदाई की। नहीं, अभी कुछ है यहां। उन्होंने और खोदा। एक पुराना लोहे का संदूक निकला, बहुत पुराना, जंग खाया हुआ, लेकिन बंद। वमकेश ने उसे उठाने की कोशिश की। बहुत भारी था। कुछ है इसमें, उन्होंने कहा, लेकिन इसे खोलना अभी उचित नहीं, यहां से नहीं। अगर नंदलाल को पता चला कि हम यहां आए तो वह हमें भी मारने की कोशिश करेगा। हमने संदूक वापस दबा दिया।
मिट्टी ठीक कर दी और बाहर निकल आए। ऊपर आकर वमकेश ने कहा, अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है, लेकिन एक बात अभी भी नहीं समझ आई। क्या? हरिभजन दास वह इसमें शामिल हैं या नहीं? उस शाम वमकेश ने इंस्पेक्टर प्रभात राय को बुलाया। वह कोलकाता पुलिस के पुराने परिचित थे। वमकेश ने उन्हें सब कुछ बताया। प्रभात राय ने सुना। यह तो बहुत गंभीर मामला है, उन्होंने कहा, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। सबूत मिलेगा, वमकेश ने कहा। 1-2 दिन और, प्रभात राय ने कहा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगर नंदलाल को शक हो गया तो वह खतरनाक हो सकता है, वमकेश ने कहा। मुझे पता है। अगले दिन एक नई बात हुई। माधुरी देवी हमारे कमरे के पास आईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला। वह बहुत घबराई हुई थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। अंदर आ सकती हूं? उन्होंने फुसफुसाकर कहा। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वमकेश भी थे। माधुरी देवी बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे, वमकेश ने कहा। जो आप बताना चाहती हैं वह अगर किसी को बचाने के लिए जरूरी हो तो बताना पड़ेगा, लेकिन आपका नाम नहीं लूंगा। माधुरी देवी ने एक गहरी सांस ली। मेरे पति की मौत स्वाभाविक नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे पता है, माधुरी देवी ने कहा। उन्हें जहर दिया गया था। मैंने खुद देखा था। उनके होंठ नीले थे, चेहरे पर चकत्ते थे। मैंने डॉक्टर को बताया, लेकिन उन्होंने कहा बुखार के लक्षण हैं। किसने किया? माधुरी देवी ने कहा। मैं जानती हूं यह नंदलाल था। उसने मेरे पति के खाने में कुछ मिला दिया था। मैंने देखा था, लेकिन मैं डर गई थी। अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे भी। क्यों? आपके पति को क्यों मारा? माधुरी देवी ने कहा। मेरे पति को तहखाने के बारे में पता चल गया था। वह एक रात गलती से तहखाने में चले गए थे। वहां उन्होंने नंदलाल को खुदाई करते देखा था। अगले दिन से मेरे पति बीमार पड़ने लगे, वमकेश ने कहा। आपने यह अब तक छुपाया क्यों? माधुरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे डर था। नंदलाल की आंखें, वह आंखें बहुत डरावनी हैं। जो भी उसका रास्ता रोके वह। वमकेश ने उन्हें शांत किया। आपने बहुत जरूरी बात बताई। अब घबराइए मत। आप ऊपर जाइए, सामान्य रहिए। माधुरी देवी चली गई। वमकेश ने कहा, अजीत, तस्वीर साफ होती जा रही है। नंदलाल उस खजाने को पाना चाहता है। जो भी उसका रास्ता रोके उसे वह हटा देता है। लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। क्या? हरिभजन दास। उसी शाम वमकेश ने हरिभजन दास से एक बहुत सीधी बात की। हरिभजन बाबू, आपको खजाने के बारे में पता है? हरिभजन दास का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या खजाना? आपके पिताजी ने तहखाने में जो दबाया था। हरिभजन दास कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांपने लगे। आपको कैसे पता चला? वमकेश ने कहा। यह बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। हरिभजन दास ने लंबी सांस ली। हाँ, पता है, पहले पता नहीं था। 5 साल पहले मेरे बेटे की मौत के बाद मुझे पुरानी डायरी मिली थी। उसमें लिखा था। और नंदलाल? हरिभजन दास ने कहा। नंदलाल को भी पता है? पुराने से उसके पिता ने उसे बताया था। तो आपने नंदलाल को निकाला क्यों नहीं? हरिभजन दास की आंखों में एक अजीब भाव आया। नंदलाल से मुझे डर लगता है। वह बहुत पुराना है यहां। वह हवेली की हर बात जानता है। और मुझे यकीन है कि मेरे बेटे को भी उसी ने मारा था, वमकेश ने कहा। और आपने यह सब जानते हुए भी चुप रहे? हरिभजन दास ने आंखें झुका ली। मैंने सोचा था कि अगर मैंने कुछ किया तो वह मुझे भी, वमकेश ने कहा। तो आप जानते थे कि किराएदार मर रहे हैं और फिर भी किराएदार आने देते रहे। हरिभजन दास की आंखों में आंसू आ गए। मैं गरीब हूं, पैसे नहीं हैं, किराए के बिना गुजारा नहीं होता। मैं सोचता था कि हर बार किराएदार नहीं मरेगा, लेकिन वमकेश उठ गए। आप जानते थे और फिर भी लोगों को आने दिया। यह क्षम्य नहीं है। हरिभजन दास फूट पड़े। मुझे माफ करो, मैं बहुत कायर हूं। मुझे पता था, लेकिन डर के मारे, वमकेश ने कहा। अब डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अब हमारी मदद करनी होगी। अगले दिन की शाम को एक योजना बनाई गई। वमकेश ने कहा, नंदलाल को एक जाल में फंसाना होगा। उसे लगना चाहिए कि आज रात उसका काम आसान हो जाएगा, और तब जब वह काम करने जाए तब उसे पकड़ना होगा। कैसे? वमकेश ने कहा। आज रात हम यह बात फैलाएंगे कि हम हवेली छोड़ने वाले हैं, और आज रात हम दोनों शराब पीकर सो गए हैं। नंदलाल यह सुनेगा। उसे लगेगा कि आज का मौका अच्छा है। वह रात को हमारे पानी में जहर मिलाने आएगा, लेकिन हम जागते रहेंगे और इंस्पेक्टर प्रभात राय बाहर रहेंगे। उस शाम हमने जानबूझकर नंदलाल के सामने बात की।
वमकेश ने कहा। सुरेंद्र भाई, आज रात पी लेते हैं, कल सुबह यह हवेली छोड़ देते हैं। ये जगह अच्छी नहीं लगती, मैंने कहा। हाँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा। नंदलाल पास से गुजरा। उसने हमें सुना। उसकी छोटी आंखों में एक चमक आई और गई। उस रात हम जल्दी कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर प्रभात राय बाहर पिछवाड़े में थे। 2 सिपाही और थे। हमने कमरे की बत्ती बुझा दी, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। हम अंधेरे में दीवार के पास बैठ गए। 1 घंटा बीता। रात के करीब 1 बजे धीमे कदमों की आवाज आई, बहुत धीमी। नंदलाल गलियारे में था। हम सांस रोककर बैठे रहे। नंदलाल दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा खुल गया। वह अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा बर्तन था। उसमें कुछ था। वह हमारी पानी की गागर की तरफ बढ़ा। अभी, वमकेश ने कहा। मैंने बत्ती जलाई। नंदलाल चौंक गया। सामने वमकेश खड़े थे। नंदलाल के हाथ से बर्तन गिर गया। वह पीछे हटा, लेकिन दरवाजे पर इंस्पेक्टर प्रभात राय खड़े थे। नंदलाल रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार वह शांति गई थी। वह शांति जो उसने इतने सालों से ओढ़ी हुई थी। उसकी जगह अब एक कच्चा डर था, एक बेबसी। उसके हाथ कांपने लगे। खेल खत्म हो गया नंदलाल, वमकेश ने शांत स्वर में कहा। नंदलाल कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर प्रभात राय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। नंदलाल ने एक बार हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उम्र ने उसे कमजोर कर दिया था। उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन की सुबह हवेली में सब इकट्ठे हुए। हरिभजन दास, माधुरी देवी, इंस्पेक्टर प्रभात राय और हम दोनों। नंदलाल एक कुर्सी पर बैठा था। 2 सिपाही उसके पास थे। वमकेश खड़े थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस हवेली में पिछले 30 सालों में क्या हुआ और क्यों हुआ। सब चुप थे। यह हवेली 1888 में बनी थी। हरिभजन बाबू के पिता श्री रामेश्वर दास बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संपत्ति जमा की थी, सोना, हीरे और पैसा। उन्हें डर था कि यह संपत्ति चोरी हो जाएगी या टैक्स में चली जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे तहखाने में दबा दिया। वमकेश ने नंदलाल को देखा। उस समय नंदलाल के पिता यहां नौकर थे। रामेश्वर दास ने उनकी मदद ली खजाना दबाने में। उन्होंने नंदलाल के पिता से वादा किया कि खजाने का एक हिस्सा उनके परिवार को मिलेगा। यह वादा एक कागज पर भी लिखा गया था, लेकिन बाद में रामेश्वर दास ने यह वादा तोड़ दिया। उन्होंने वह कागज वापस ले लिया। नंदलाल के पिता को कुछ नहीं मिला। नंदलाल के चेहरे पर एक पीड़ा आई। नंदलाल के पिता ने मरते समय यह राज अपने बेटे को बताया। नंदलाल बड़ा हुआ। उसे लगता था कि वह खजाना उसका हक है। उसके पिता ने मेहनत की थी। उनके साथ धोखा हुआ था, लेकिन खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। हरिभजन दास के पिता जब तक जिंदा थे तब तक कुछ नहीं किया जा सका। फिर वह मरे। हरिभजन दास आए, लेकिन हरिभजन दास को खजाने के बारे में पता नहीं था। इसलिए नंदलाल ने सोचा कि मौका है। नंदलाल जानता था कि खजाना कहाँ है, लेकिन खुदाई करना आसान नहीं था। वह घर में नौकर था। हरिभजन दास की नजर थी, इसीलिए उसे अवसर चाहिए था। वमकेश ने रुककर सब पर नजर डाली। उसने सोचा कि किराएदार आएंगे। वह किराएदारों को तहखाने के पास जाने से रोक नहीं सकता, इसलिए उसने एक और तरीका सोचा, किराएदारों को हटाना धीरे धीरे। आर्सेनिक एक पुराना और भरोसेमंद जहर है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में या खाने में मिलाया जाए तो धीरे धीरे काम करता है। कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में मौत होती है। लक्षण दिल के दौरे जैसे होते हैं। नंदलाल ने यही किया। पहले किराएदार को उसने 6 महीने में मारा, दूसरे को 3 महीने में, तीसरे को उसने और जल्दी किया। धीरे धीरे वह इसमें माहिर हो गया। 9 किराएदार, 9 मौतें, 30 साल। और हर बार पुलिस ने, डॉक्टर ने, हरिभजन दास ने कहा कि स्वाभाविक मौत है, क्योंकि नंदलाल बहुत सावधान था, बहुत धैर्यवान था। वमकेश ने कहा, लेकिन एक बात है, इतने सालों में उसने खजाना नहीं निकाला। हरिभजन दास ने पूछा, क्यों? वमकेश ने कहा, क्योंकि उसने एक बात सोच रखी थी, वह खजाना अकेले नहीं निकाल सकता था। उसे एक मौका चाहिए था जब वह तहखाने में काफी समय बिता सके, बिना किसी के देखे। लेकिन किराएदारों की मौजूदगी में यह संभव नहीं था। किराएदार कभी भी देख सकते थे, इसलिए वह उन्हें हटाता रहा। माधुरी देवी ने कहा, और मेरे पति? वमकेश ने कहा, आपके पति ने तहखाने में नंदलाल को देखा था। वह खतरनाक था, इसलिए नंदलाल ने उन्हें भी हटा दिया। माधुरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। नंदलाल ने पहली बार बोला। उसकी आवाज बहुत पुरानी और थकी हुई थी। मैंने जो किया वह मेरा हक था।
वमकेश ने उसे देखा। किसी को मारने का हक किसी को नहीं होता, नंदलाल ने कहा। मेरे पिता के साथ धोखा हुआ था, उस खजाने पर उनका भी हक था। रामेश्वर दास ने वादा तोड़ा था, वमकेश ने कहा। अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पिता के साथ अन्याय हुआ तो तुम्हें कानून के पास जाना चाहिए था, लोगों को मारना नहीं चाहिए था। नंदलाल चुप हो गया। इंस्पेक्टर प्रभात राय ने कहा, नंदलाल को अभी गिरफ्तार किया जाता है, हत्या के आरोप में। नंदलाल को उठाया गया। जाते जाते उसने एक बार हवेली को देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, जैसे 30 साल का बोझ अब उतर गया हो, और वह उस बोझ के बिना जीना नहीं जानता था। हरिभजन दास फूट पड़े। इतने साल, उन्होंने कहा, इतने साल मैं इस हवेली में रहा और यह सब होता रहा। मुझे पता था और मैं कायर की तरह चुप रहा। वमकेश ने उन्हें देखा। आपकी भी गलती है हरिभजन बाबू। आप जानते थे कि लोग मर रहे हैं और आपने किराए के लालच में उन्हें यहां आने दिया। इसके लिए भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हरिभजन दास की आंखें झुक गईं। मुझे पता है, जो सजा मिले वह भुगतूंगा। माधुरी देवी उठी। उन्होंने वमकेश के पैर छूने की कोशिश की। वमकेश ने उन्हें रोका। माधुरी देवी ने कहा, आपने मेरे पति को न्याय दिलाया। मैं। उनकी आवाज टूट गई। अगले कुछ दिन बहुत व्यस्त रहे। पुलिस ने तहखाने की जांच की। वह पुराना संदूक निकाला। उसमें सोने के सिक्के थे, पुराने हीरे थे, कुछ चांदी के गहने थे। बहुत पुराने थे, लेकिन बहुत कीमती। हरिभजन दास के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी जब उन्होंने अपने पिता का खजाना देखा। इसी के लिए इतने लोग मरे, उन्होंने कहा। नंदलाल पर मुकदमा चला। उस पर 9 हत्याओं का आरोप था। आर्सेनिक की वह शीशी सबूत बनी। माधुरी देवी की गवाही हुई। डॉक्टर सुधीर बोस की गवाही हुई। नंदलाल ने इनकार नहीं किया। उसने अदालत में कहा, हां, मैंने किया। मुझे पश्चाताप नहीं है। वह खजाना मेरा हक था। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस दिन शाम को हम हवेली से निकले। रामकिशोर घोष बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी राहत थी। वमकेश बाबू, उन्होंने कहा, आपने मेरी जान बचाई। वमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी जान बचाई? तुम उस हवेली में गए नहीं, रामकिशोर ने कहा। आपने मुझे रोका था, वमकेश ने कहा। अच्छा किया कि माना। हम टैक्सी में बैठे। कोलकाता की शाम अपनी सामान्य हलचल में डूबी थी। रिक्शे चल रहे थे, दुकानें खुली थीं, लोग आ जा रहे थे। रास्ते में मैंने वमकेश से पूछा, तुम्हें पहले दिन से ही शक था? वमकेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हां। जब मैंने उस फर्श पर वह निशान देखे, उन निशानों से पता चला था कि कुछ बार बार सरकाया गया है, और वह हल्की सल्फर जैसी गंध जो मुझे हवेली में आते ही आई थी, वह आर्सेनिक की गंध थी। और नंदलाल? वमकेश ने कहा। नंदलाल की आंखें। उसने जब हमें पहली बार देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब भाव था। बाकी सब डरे हुए थे, लेकिन नंदलाल डरा नहीं था। उसकी आंखों में एक जांच थी, जैसे वह हमें परख रहा हो। यह एक नौकर की आंखें नहीं थीं। ये किसी ऐसे इंसान की आंखें थीं जो खुद को इस हवेली का असली मालिक समझता हो। मैंने कहा, लेकिन नंदलाल गलत था ना? उस खजाने पर उसका हक नहीं था। वमकेश ने सोचकर कहा, यह एक पेचीदा सवाल है अजीत। नंदलाल के पिता के साथ सच में अन्याय हुआ था। उनसे वादा किया गया और तोड़ा गया। नंदलाल की नाराजगी समझ में आती है, लेकिन उस अन्याय का जवाब और अन्याय नहीं होता। 9 बेगुनाह लोगों की जानें गईं, जिनका उस खजाने से कोई लेना देना नहीं था, जो बस किराए पर रहने आए थे, मैंने कहा। और हरिभजन दास? वमकेश ने कहा, उनकी भी गलती थी। उन्होंने जानते हुए भी चुप रहने का रास्ता चुना। डर सबको अंधा कर देता है, लेकिन डर से किसी की जान जाती हो तो उस डर को तोड़ना होता है। टैक्सी हमारे घर के पास रुकी। हम उतरे। घर में पुन्नू ने चाय बनाई। हम बैठे चाय पीते रहे। वमकेश ने अपनी डायरी निकाली। वह उसमें कुछ लिखने लगे। मैंने पूछा, क्या लिख रहे हो? उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, यह मामला मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करता है, धैर्य और प्रतीक्षा के बारे में। नंदलाल ने 30 साल इंतजार किया। 30 साल? मैंने कहा। इतना धैर्य तो भगवान को करना चाहिए था, इंसान को नहीं। वमकेश ने ऊपर देखा। यही तो विडंबना है। उसने जो धैर्य दिखाया वह किसी अच्छे काम में दिखाता तो आज वह एक बड़ा इंसान होता, लेकिन उसने उसी धैर्य को नाराजगी में लगाया, बदले में लगाया, और 9 जिंदगियां बर्बाद हुईं। उसकी अपनी जिंदगी भी। बाहर रात हो गई थी। कोलकाता अपनी नींद की तरफ बढ़ रहा था। कहीं दूर से एक सितार की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी।
जैसे कोई पुरानी याद हो। मैंने उस आवाज को सुनते हुए सोचा, एक पुरानी हवेली, एक पुराना रहस्य, एक पुरानी नाराजगी और 30 साल का बोझ जो नंदलाल ने ढोया। ये सब सोचकर एक अजीब सी उदासी हुई। ब्योमकेश ने कहा, अजीत, इस मामले से एक बात सीखी क्या? धैर्य एक गुण है, लेकिन वह गुण तभी तक गुण है जब तक उसके साथ दया हो, करुणा हो, इंसानियत हो। जब धैर्य के साथ सिर्फ बदले की भावना हो, तब वह गुण अभिशाप बन जाता है। मैंने सिर हिलाया। चाय ठंडी हो चुकी थी। ब्योमकेश ने चाय का कप नीचे रखा। एक और मामला सुलझ गया। उन्होंने कहा, लेकिन जो लोग उस हवेली में मरे, उनके लिए कौन सुलझाएगा? ब्योमकेश ने आंखें बंद कर लीं। उनके लिए बहुत देर हो गई, लेकिन कम से कम उनके बाद अब कोई नहीं मरेगा। यही उनका न्याय है। कमरे में फिर से चुप्पी छा गई। बाहर की सितार की आवाज धीमी होती जा रही थी और ब्योमकेश की आंखें बंद थीं, जैसे वह उन 9 लोगों को याद कर रहे हों जो एक पुरानी हवेली की पुरानी नाराजगी का शिकार हुए थे।